नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। आरबीआई ने निगरानी संबंधी चिंताओं के कारण न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने उत्पादन लागत पर ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया। एक अध्ययन में प्रोजेक्ट चीता को लेकर नैतिक और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं को उजागर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया। एंटी रैगिंग दिशा निर्देशों को सही से लागू नहीं करने के कारण शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। आरबीआई ने निगरानी संबंधी चिंताओं के कारण न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाने से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों यानी यूसीबीज पर आरबीआई की निगरानी और सख्त हो गई है। इससे इन बैंकों के संचालन, गवर्नेंस और स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आइए खबर की शुरुआत करते हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी यूसीबीज के बारे में जानते हैं। यूसीबीज प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ये बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत यूसीबीज के बैंकिंग कार्यों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है। इसी के साथ आइए यूसीबीज से संबंधित प्रमुख मुद्दे भी देख लेते हैं। सबसे पहले है निम्न पूंजीकरण या पूंजी की कमी। ज्यादातर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं है। इसकी वजह से वित्तीय संकट की स्थिति में वे आर्थिक दबाव का सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा, गवर्नेंस संबंधी चिंताओं को देखें तो यूसीबीज में धोखाधड़ी और कुप्रबंधन के कई मामले सामने आए हैं, जिससे जमाकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। और आखिर में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीएस का उच्च अनुपात। एनपीएस का उच्च स्तर न केवल बैंक की लाभ कमाने की क्षमता को घटाता है, बल्कि यूसीबीज की वित्तीय स्थिरता को भी कमजोर करता है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए यूसीबीज में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है नया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए फ्रेमवर्क। यह आरबीआई का एक विनियामक तंत्र है जो आर्थिक रूप से कमजोर यूसीबीज पर प्रतिबंध लगाकर उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NUCFDC यह यूसीबीज के कामकाज में दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अम्ब्रेला संगठन है तथा बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 यह अधिनियम आरबीआई को कुछ शर्तों के तहत कोऑपरेटिव बैंकों के बोर्ड को भंग करने का भी अधिकार प्रदान करता है। अन्य पहलों में यूसीबीज का 4 टियर में वर्गीकरण, शेयर जारी करने की अनुमति आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल अपनी रणनीतिक अवस्थिति के कारण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भूटान और बांग्लादेश की सीमा के निकट स्थित है। साथ ही यह भारत के द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और नेबरहुड फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। आइए अंतर्देशीय जल परिवहन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन का अर्थ है नदियों, नहरों, झीलों और अन्य नेविगेबल जलमार्गों के जरिए लोगों एवं वस्तुओं की आवाजाही। इसके लिए निर्मित कानूनी फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI का गठन हुआ था। IWAI एक स्वायत्त संगठन है जो राष्ट्रीय जलमार्गों यानी कि नेशनल वाटरवेज NWs के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर हल्दिया से इलाहाबाद तक तथा NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सदिया तक घोषित जलमार्ग है। चलिए अब अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 को समझते हैं। इस अधिनियम ने 100 साल से भी अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 का स्थान लिया।
इसका उद्देश्य पूरे देश में अंतर्देशीय जहाजों के लिए एक समान नियम स्थापित करना और सुरक्षित नौ परिवहन को बढ़ावा देना है। अंतर्देशीय जल परिवहन के महत्व को समझें तो पहला है लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा। पिछले दशक में राष्ट्रीय जल मार्गों पर कार्गो आवाजाही में तीव्र वृद्धि देखी गई। दूसरा है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा। उदाहरण के लिए क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य 2029 तक समुद्री और नदी क्रूज यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। आइए अंत में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल जोगी घोपा के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी अवस्थिति की बात करें तो जोगी घोपा असम के बोंगाई गांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। पोर्ट ऑफ कॉल को समझें तो जोगी घोपा टर्मिनल को भारत और बांग्लादेश के बीच प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड यानी कि PIWT&T के तहत पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में भी नामित किया गया है। पोर्ट ऑफ कॉल एक प्रकार का मध्यवर्ती बंदरगाह होता है जहां जहाज आमतौर पर आपूर्ति, मरम्मत या माल लोडिंग या अनलोडिंग के लिए रुकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने उत्पादन लागत पर ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा जारी ड्राफ्ट रेगुलेशन का उद्देश्य प्रेडेटरी प्राइसिंग से जुड़े आरोपों के मद्देनजर वस्तुओं या सेवाओं की लागत निर्धारण की कार्यप्रणाली में सुधार करना है। हालांकि प्रेडेटरी प्राइसिंग एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रोधी पद्धति है। आपको बता दें कि जब कोई कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म या कम करने के उद्देश्य से उत्पादन लागत से कम कीमत पर वस्तुएं या सेवाएं बेचती है तो उसे प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा जाता है। चलिए सबसे पहले प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं के अन्य प्रकार जान लेते हैं। मूल्य निर्धारण में मिलीभगत यानी प्राइस फिक्सिंग जाने तो जब प्रतिस्पर्धी कंपनियां प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आपसी समझौते से उच्च कीमतें तय करती हैं तो उसे प्राइस फिक्सिंग कहा जाता है। दूसरा है पेटेंट का दुरुपयोग। कई बार कंपनियां प्रतिस्पर्धा को खत्म या कम करने के लिए पेटेंट का गलत इस्तेमाल करती हैं, जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों पर मुकदमा चलाने के लिए पेटेंट खरीदना। इनके अलावा मिली भगत वाली बोली की बात करें तो कंपनियां अक्सर सरकारी या बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट में बोली प्रक्रिया के परिणाम को नियंत्रित करने के लिए आपस में मिली भगत करती हैं। और आखिर में है टाइंग एंड बंडलिंग। इसके तहत कोई कंपनी ग्राहकों को एक उत्पाद केवल इस शर्त पर बेचती है कि उन्हें दूसरा उत्पाद भी खरीदना होगा। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल आदि की बंडलिंग की जाती है। इसी के साथ आइए भारत में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए संस्थागत व्यवस्था पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कानून की बात करें तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, बौद्धिक संपदा कानून पेटेंट अधिनियम 1970 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 आदि। इसके लिए प्रमुख संस्थाएं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ट्राई, सेबी, IRDAI जैसे विनियामकीय प्राधिकरण आदि हैं। खबर के अंत में व्यापार में प्रतिस्पर्धा का महत्व देखें तो इसमें नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा, गुणवत्ता और ग्राहक सेवा में सुधार व कम कीमतें, इनके अलावा बाजार की दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करना शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। एक अध्ययन में प्रोजेक्ट चीता को लेकर नैतिक और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं को उजागर किया गया है। इस अध्ययन का शीर्षक भारत में चीता पुनर्वास की प्रायोगिक परियोजना के पर्यावरणीय व न्याय संगत प्रभावों का चित्रण है। इस अध्ययन में चीतों को पुनः बसाने और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली संबंधी परियोजनाओं से जुड़े व्यापक मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए प्रोजेक्ट चीता को एक केस स्टडी के रूप में उपयोग किया है। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य अफ्रीकी चीतों को भारत में बसाना है। गौरतलब है कि भारत में कभी एशियाई चीते पाए जाते थे, लेकिन अब वे भारत से विलुप्त हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका से 20 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए। हालांकि इनमें से 40% वयस्क चीतों और 29.4% शावकों की मृत्यु हो गई। साथ ही शेष बचे चीतों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई है। इन वजहों से प्रोजेक्ट चीता पर सवाल उठ रहे हैं। आइए प्रोजेक्ट चीते से जुड़ी प्रमुख चिंताएं भी जान लेते हैं। पारिस्थितिकी दृष्टि से बेमेल को समझें तो भारत और अफ्रीका के बीच जलवायु, शिकार यानी उनके आहार की प्रकृति और वन्य जीवों के पर्यावास के मामले में व्यापक अंतर मौजूद है।
ये चुनौतियां चीते के दीर्घकालिक अस्तित्व को बनाए रखने को लेकर चिंताएं पैदा करती है। तनावपूर्ण परिस्थितियां देखें तो चीते को बेहोश करने के लिए लगातार रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे इन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। कूनों में लाए गए अधिकतर जीवित बचे चीते अभी भी कैप्टिव दशाओं में रखे गए हैं। इस वजह से ये अभी भी कूनो पार्क में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का स्वाभाविक व्यवहार विकसित नहीं कर पाए हैं। भविष्य में चीता लाने को लेकर अनिश्चितता को समझें तो अफ्रीका में चीता की कम होती संख्या को लेकर पहले से ही चिंताएं जताई जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका में लगभग 6,500 वयस्क चीते बचे हैं। जाहिर है कि भविष्य में अफ्रीका से भारत में चीता लाने का विरोध किया जा सकता है। ऐसे में इससे भारत में प्रतिवर्ष 12 चीतों को लाने की योजना के जारी रहने पर संदेह उत्पन्न हो गया है। साथ ही इससे नैतिकता संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं। अगला है असमान सामाजिक प्रभाव। इस परियोजना में स्थानीय समुदायों की भागीदारी कम रही है। साथ ही संरक्षण के लिए पूर्व में आदिवासी समुदायों को विस्थापन का सामना भी करना पड़ा है। आइए अब रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। इस अध्ययन में अधिक सहभागी और समावेशी संरक्षण मॉडल के लिए न्याय संगत सूचित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हालांकि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क संरक्षण में समानता और न्याय पर जोर दिया गया है। वहीं स्थानीय ज्ञान की बात करें तो मानव और वन्य जीवों के बीच संधारणीय सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय ज्ञान प्रणालियों का सम्मान करना और उसका उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 से हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस इस विचार को बढ़ावा देता है कि शांति, सुरक्षा और सभी के लिए सम्मान के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सामाजिक न्याय क्या है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांतिपूर्ण एवं समृद्ध सह अस्तित्व के लिए एक आवश्यक सिद्धांत है। इसी के साथ आइए इसके सिद्धांत और भारतीय संविधान में वर्णित उनके अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले है समानता। इसके तहत यह माना जाता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 46 SC, ST और कमजोर वर्गों के लिए विशेष शैक्षिक और आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान करता है। दूसरा सिद्धांत है उपलब्धता, अर्थात आगे बढ़ने के लिए संसाधनों और अवसरों की उपलब्धता। संविधान का अनुच्छेद 39A वंचित लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। वहीं SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता बताता है। तीसरा सिद्धांत है सहभागिता, अर्थात सभी व्यक्तियों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भूमिका निभाने में सक्षम बनाना। इसका जीवंत उदाहरण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अगले सिद्धांत को जाने तो यह है अधिकार, अर्थात सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना। इसके लिए संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार देखें तो पहला है अनुच्छेद 23 जो मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, तथा अनुच्छेद 24 यह परिसंकट में व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसी के साथ मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र का भी संदर्भ लिया जाता है। विविधता भी एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत नस्ल, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे अलग अलग नजरियों को महत्व देना शामिल है। इसके लिए वैश्विक पहल UN Women चलाई गई है, जिसका लक्ष्य महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए संबंधित सरकारी योजनाएं जान लेते हैं। पहली है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी PM अजय। इसका उद्देश्य कौशल विकास आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों का उत्थान करना है। इसी के साथ मशीनीकृत सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना यानी नमस्ते। यह योजना सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आरंभ की गई है। और आखिर में है वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता यानी स्माइल योजना। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर्स और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास करना है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। एंटी रैगिंग दिशा निर्देशों को सही से लागू नहीं करने के कारण शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही के दिनों में देश के अलग अलग कॉलेजों से रैगिंग से जुड़ी कई मौतों और शिकायतों की खबर सामने आई है।
ऐसा कोई भी मौखिक, लिखित या शारीरिक कृत्य रैगिंग कहलाता है जो जूनियर्स को परेशान करता है, डराता या अपमानित करता है और जिससे उनके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है। रैगिंग की मुख्य वजहों में सीनियर जूनियर प्रतिद्वंदिता, प्रेम संबंधी विवाद, सेक्सुअलिटी और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की मानसिकता शामिल है। आइए भारत में रैगिंग से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े भी जान लेते हैं। आत्महत्या या मौतें देखें तो जनवरी 2012 से अक्टूबर 2023 के बीच देश में रैगिंग से जुड़ी 78 मौतें दर्ज की गई हैं। ऐसे में यूजीसी हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतें देखें तो पिछले एक दशक में रैगिंग के 8000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। रिकॉर्ड के मुताबिक 2012 से 2022 के बीच रैगिंग की शिकायतों में 208% की वृद्धि दर्ज की गई। चलिए अब रैगिंग को समाप्त करने में मुख्य चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहला है दिशा निर्देशों को सही से लागू नहीं करना। रैगिंग को रोकने वाले दिशा निर्देशों के होने के संबंध में यूजीसी की कमजोर और प्रभावहीन निगरानी तथा रैगिंग की अधिकांश शिकायतों को कॉलेज कैंपस के भीतर ही सुलझाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी आंशिक तौर पर पालन किया जाता है आदि। दूसरा है प्रतिशोध का डर। पीड़ित विद्यार्थी अक्सर सीनियर्स के डर से रैगिंग की शिकायत करने से कतराते हैं। वहीं जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव है। अधिकतर विद्यार्थी रैगिंग के मानसिक और कानूनी दुष्प्रभावों से अनजान रहते हैं क्योंकि एंटी रैगिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम मात्र औपचारिकता बनकर रह गए हैं। भारत में एंटी रैगिंग के फ्रेमवर्क को जानें तो पहला है यूजीसी के विनियम। विद्यार्थियों को 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान 3 एंटी रैगिंग शपथ पत्र जमा करने होते हैं। दूसरा है राघवन समिति 2007। इस समिति ने रैगिंग रोकने के लिए कुछ सिफारिशें की थी, जैसे एंटी रैगिंग दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करना चाहिए, रैगिंग के मामले को आपराधिक बनाया जाना चाहिए और साथ ही रैगिंग को रोकने के लिए शैक्षिक संस्थानों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। चलिए अब अन्य सिफारिशें भी देख लेते हैं। शैक्षिक संस्थानों में शिकायत पेटियों, सीसीटीवी और आईडी आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी बढ़ानी चाहिए। एंटी रैगिंग दिशा निर्देशों को सभी संस्थानों में सख्ती से लागू करना चाहिए तथा कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। अंत में रैगिंग को रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट के 2009 के दिशा निर्देश देखें तो पहला है संपर्क हेतु विवरणों का उल्लेख। एंटी रैगिंग अधिकारियों से संपर्क हेतु विवरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। अगला है अभिभावकों को सूचित करना। अभिभावकों को रैगिंग से जुड़े कानूनों और रैगिंग के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। पोस्टर के माध्यम से जागरूकता। पोस्टर में रैगिंग कृत्य में शामिल होने पर मिलने वाले दंड का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा समितियों का गठन होना चाहिए। ऐसे में एंटी रैगिंग के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और कार्रवाई हेतु समितियों का गठन किया जाना चाहिए। सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए। संस्थानों में रैगिंग की आशंका वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। और आखिरी है निरीक्षण करना। संस्थानों के मुख्य जगहों का औचक निरीक्षण करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। आपको बता दें कि 19 फरवरी को देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई गई। चलिए पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जान लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का पालन पोषण उनकी मां जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव की देखरेख में हुआ था। शिवाजी पर हिंदू और सूफी शिक्षाओं का गहरा असर था। इनके प्रमुख योगदान देखें तो पहला है सैन्य उपलब्धियां और गुरिल्ला युद्ध शैली। शिवाजी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में तोरण किले पर अधिकार करके अपनी विजय यात्रा का शुभारंभ किया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण 1659 में उन्होंने अफजल खान को परास्त किया। इनकी प्रशासन और शासन विधियों को समझें तो शिवाजी ने अपने राज्य में राजस्व सुधारों, अनुशासित सेना और धार्मिक सहिष्णुता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रगतिशील शासन व्यवस्था को लागू किया था। इसी के साथ 1674 में छत्रपति के रूप में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ, जिसने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य को औपचारिक पहचान दी। वहीं इनकी विरासत को देखें तो शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य यानी स्वशासन का दृष्टिकोण पीढ़ियों से सभी को प्रेरित करता आया है। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज को एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता, न्यायप्रिय शासक और बहादुरी एवं स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST ने 19 फरवरी को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। NCST संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारत को सिंगापुर में IALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। इससे समुद्री सुरक्षा, नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। हाल ही में एक विद्रोही समूह ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो यानी DRC के गोमा शहर पर कब्जा कर लिया। यह शहर किवू झील के तट पर बसा है। जाहिर है यह झील भी गोमा शहर में तबाही के मंजर का गवाह बना और इसमें परिवहन गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी INSPACE ने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड लॉन्च किया। INSPACE भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सिंगल विंडो, स्वतंत्र, नोडल और स्वायत्त एजेंसी है। हाल ही में कई देशों, टेक कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कोएलिशन फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल AI स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक्रीशन डिस्क से लगातार टिमटिमाती रोशनी को डिटेक्ट किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में सेजिटेरियस A नामक ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2025 के लिए रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को अपडेट करने की घोषणा की। आपको बता दें कि ICD 11 बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों को वर्गीकृत करने के लिए WHO द्वारा विकसित एक मानकीकृत वैश्विक प्रणाली है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।